बात कर रहे हैं एसिड सल्फेट सॉइल के बारे में। वाटर लॉक्ड सॉइल हम पढ़ चुके हैं, अब हम एसिड सल्फेट सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो, एसिड सल्फेट सॉइल जो है आपके ऐसे एरियाज़ में बनती है जो कोस्टल एशरीज होती हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गए, या फिर जो लो लाइंग वेटलैंड होते हैं जहाँ पे आपका सीजनली या साल भर आपका पानी भरा रहता है वहाँ पे। अब यहाँ पे होता ये है कि आयरन सल्फाइड यहाँ पे देखने को मिलता है इन मिट्टी में। आयरन सल्फाइड, जिसे हम फॉर्मूला जिसका होता है FeS2, पायराइड भी इसे हम बोलते हैं। ऐसी मिट्टी जिसमें आयरन सल्फाइड मौजूद है यानी कि पायराइट मौजूद है, उन्हें हम एसिड सल्फेट सॉइल बोलते हैं। अब यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं। क्या क्या? अगर मान लो जो है पानी भरा हुआ है, मान लो वाटर लॉक्ड कंडीशन है, यानी कि जो ज़मीन है वो एक्सपोज नहीं है ऑक्सीजन के लिए, एनएरोबिक कंडीशन है पूरे तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है। पीएच आपका लगभग जो है न्यूट्रल से स्लाइटली एल्कलाइन के आसपास यहाँ पे रहता है। इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल। लेकिन अगर मान लो पानी का लेवल नीचे जाता है और जो ज़मीन है जिसमें आयरन पायराइड यानी कि जो FeS2 है वो उसमें मौजूद है, आयरन सल्फाइड जिसे हम बोल रहे हैं, पायराइड जिसे हम बोल रहे हैं कॉमनली, वो मिट्टी में मौजूद है, तो जैसे ही ये एरोबिक कंडीशन में आएगा यानी कि जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्ट करके ये बना लेगा सल्फ्यूरिक एसिड, और उसकी वजह से यहाँ पे पीएच जो है 4 के नीचे चला जाता है, लगभग 2.5 से 3.5 के आसपास। और साथ में यहाँ पे आपको मिनरल डिपॉजिट भी देखने को मिलेंगे, जिसे हम जेरोसाइट बोलते हैं। स्ट्रॉ कलर के मिनरल डिपॉजिट होते हैं, ये स्ट्रॉ येलो कलर के। ये है किस तरीके से फॉर्मेशन होती है एसिड सल्फेट सॉइल की। देखो, जैसा मैंने बताया, कोस्टल एशरीज, मैंग्रोव या लो लाइंग वेटलैंड में एसिड सल्फेट सॉइल बनती है। अब होता ये है, यहाँ पे जो ज़मीन है उसमें तो आपका ऑर्गेनिक मैटर है ना। ऑर्गेनिक मैटर के अलावा जो है आयरन ऑक्साइड भी यहाँ पे मिट्टी में से ही मिल जाता है। तो दो चीज़ें यहाँ पे, जब पानी के साथ लैंड रन ऑफ की वजह से जो आयरन ऑक्साइड है, ऑर्गेनिक मैटर है, वो यहाँ पे पानी में आ जाएगा, और समुद्र के पानी के साथ में यहाँ पे सल्फेट आ जाता है। फिर ये जो सल्फेट है, सबसे पहले याद रखना, ये सल्फेट सल्फाइड में रिड्यूस होगा। जो सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया है वो ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ता है और सल्फेट को सल्फाइड में रिड्यूस कर देता है, और फिर ये जो सल्फाइड है ये आयरन के साथ कॉम्बाइन करके FeS2 बनाता है, जिसे हम पायराइड बोलते हैं। ये ध्यान रखना है। अब जब तक पानी भरा हुआ है, जब तक वाटर लॉक्ड कंडीशन है, तब तक तो कोई प्रॉब्लम अभी नहीं होगी, जैसा हमने यहाँ पे पहले पॉइंट में देखा। लेकिन जैसे ही पानी का लेवल नीचे जाएगा, जैसे ही वाटर टेबल ड्रॉप होगा, तब यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, क्योंकि अब ये पायराइड जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ चुका है। तो ऑक्सीजन और पानी के साथ ये रिएक्ट करके सीधे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे बना लेगा। उसी की वजह से यहाँ पे पीएच जो है 2.5 से 3.5 तक आ जाता है। ये ध्यान रखना। ये जो मैं कह रहा था ना, मिनरल डिपॉजिट यहाँ पे देखने को मिलते हैं स्ट्रॉ येलो कलर के, जो जेरोसाइड जिसे बोलते हैं, वो इस तरीके का होता है। और ये आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाएगी, जो एसिड सल्फेट सॉइल होती है, कुछ इस तरीके की। और ये यहाँ पे आपको जो मिनरल एलिमेंट्स हैं, इस तरीके के आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, मिनरल डिपॉजिट्स, जेरोसाइड जिसे हम बोल रहे हैं। ये देखो, ये है वेटलैंड हो गए, या लो लाइंग वेटलैंड है, या फिर आपका कोस्टल एशरीज है ना, या मैंग्रोव है, जैसे कि ये आपका मैंग्रोव है यहाँ पे। तो इनमें फॉर्मेशन होती है एसिड सल्फेट सॉइल की। कैसे होती है वो मैंने आपको बताया। अब इसका क्रॉप प्लांट्स पे क्या असर पड़ेगा, हमारे जो क्रॉप प्लांट्स हैं उन पे क्या असर पड़ेगा इसका। तो सबसे पहले बात तो ये कि यहाँ पे एल्यूमिनियम और मैग्नीज की टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। एल्यूमिनियम आपका Al3+ की फॉर्म में, और मैग्नीज आपका Mn2+ की फॉर्म में। जिससे होता ये है, प्लांट की रूट टिप डैमेज होने लगेगी, सेल डिवीजन रुक जाएगा। इसके अलावा जो रूट सिस्टम है वो ब्राउन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। वाटर एब्जॉर्प्शन वगैरह भी इफेक्ट हो जाता है। इसके अलावा एक फॉस्फोरस की यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे? प्लांट के लिए जो अवेलेबल फॉस्फोरस है वो यहाँ पे प्रेसिपिटेट की फॉर्म बन जाता है यहाँ पे। क्यों? जो सॉल्युबल फॉस्फोरस है वो आयरन, जो फ्री आयरन है,
Fe3+ की फॉर्म में, या जो फ्री एल्यूमिनियम है Al3+ की फॉर्म में, उसके साथ रिएक्ट करके ये PPT बना लेगा और ये PPT नीचे बैठ जाएगा। तो फॉस्फोरस की यहाँ पे अनअवेलेबिलिटी हो जाएगी। इसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और भी देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम की कमी हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी आ जाएगी। यहाँ पे पोटेशियम भी डेफिशिएंसी में यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये है। और आयरन की यहाँ पे टॉक्सिसिटी हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ब्रोंजिंग देखने को मिलेगी। मतलब पत्ते पे इस तरीके से ब्रोंजिंग होने लगेगी, ब्राउन ब्राउन। इस तरीके से पत्ते जो हैं ब्राउन ब्राउन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे आयरन की टॉक्सिसिटी है। ये ध्यान रखना। रेडिश ब्राउन कलर की स्पेकलिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। इसके अलावा ये क्लोरोसिस यहाँ पे होने लगेगा इस तरीके से, देखो। क्लोरोसिस के अलावा जड़ें सड़ने लगती हैं और प्लांट की प्रीमेच्योर डेथ भी हो जाती है। प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन इसमें ये है कि आपको यहाँ पे जो वाटर टेबल है उसे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ज़मीन बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए ऑक्सीजन के। आपको वाटर टेबल यहाँ पे मेंटेन करके रखना है, पूरे तरीके से सबमर्ज कंडीशन बनी रहनी चाहिए पूरे टाइम। डीप ड्रेनेज पूरे तरीके से अवॉइड करना है। हल्का फुल्का ड्रेनेज है भी तो केवल सरफेस का हल्का फुल्का ड्रेनेज आपको रखना है। शैलो ड्रेनेज, शैलो सरफेस ड्रेनेज, ये ध्यान रखना। रिक्लेमेशन के क्या तरीके हैं? देखो, अब क्योंकि एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे, पीएच आपका 2.5 से 3.5 के आसपास है, तो आप लाइम का इस्तेमाल कर सकते हो। बोरियाँ आती हैं जनरली, 50-50 किलो के कट्टे आते हैं एग्रीकल्चर लाइम पाउडर के, वो आप यूज़ कर लो इस तरीके के। इसके अलावा यहाँ पे आप फ्लशिंग कर सकते हो। जो भी सल्फ्यूरिक एसिड बन गया है, फ्रेश वाटर से आप उसे फ्लश कर सकते हो। मेन तो यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे वाटर टेबल जो है, अगर कम है तो उसको बढ़ा करके यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि यहाँ पे आप चाहो तो ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर सकते हो। ऑर्गेनिक मैटर क्योंकि एज अ बफर के तौर पे काम करता है, तो वो पीएच को स्टेबलाइज कर देगा। ऑर्गेनिक मैटर के अलावा जैसे कि आप यहाँ पे कॉम्पोस्ट वगैरह चाहो तो डाल दो, पूरे तरीके से सड़ी हुई फार्म यार्ड मैन्योर डाल सकते हो, या फिर चाहो तो बायोचार भी यूज़ हो सकता है। जैसे कि ये देखो, ये बायोचार है, ये देख रहे हो, ये है बायोचार, और ये पूरे तरीके से सड़ी हुई फार्म यार्ड मैन्योर। अब मेन बात आती है कि ऐसी मिट्टी में कौन से क्रॉप उगाए जा सकते हैं। अब क्योंकि फ्लडेड कंडीशन है, सबमर्ज कंडीशन है, वाटर लॉक्ड कंडीशन है, तो यहाँ पे जो पैडी है वो तो आप यहाँ पे लगा ही सकते हो। इसके अलावा अगर आप रिक्लेम कर लेते हो, मैनेज कर लेते हो सही तरीके से, लाइम वगैरह अप्लाई करके और दूसरे तरीक़ों से, तो यहाँ पे कुछ क्रॉप्स और हैं जो आप यहाँ पे लगा पाओगे। लेकिन ये तभी होगा जब आपने मैनेजमेंट अच्छा कर रखा होगा। जैसे कि आप चाहो तो शुगर केन यहाँ लगा सकते हो, फिर पाइनएप्पल भी हो जाएगा, 4.5 से 5.5 pH के आसपास हो जाता है। कसावा लगा सकते हो, शकरकंदी लग जाएगी, ऑयल पाम लगा सकते हो, रबर भी लग जाएगा। जैसे कि ये देखो, ये है पाइनएप्पल, ये ऑयल पाम का खेत है, ये रबर है। इसके अलावा कुछ चारे के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो लगा सकते हो, जैसे कि सिग्नल ग्रास है, टॉर्पेडो ग्रास है, वो भी आपके लग सकती हैं। तो ये है मेनली पूरा टॉपिक, ये हमारा कवर हो गया। ये ध्यान रखना है, मैं दिखाई दिया बायोचार और फार्म यार्ड मेन्योर, नीचे वाली यहाँ पे फार्म यार्ड मेन्योर है। याद रखना, खाद आप जो भी यूज़ कर रहे हो पूरे तरीके से सड़ी हुई होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। ये एग्रीकल्चर, याद रखना, नॉर्मल लाइम अलग होता है जो हम अपना केमिस्ट्री लैब वगैरह में यूज़ करते हैं, और जो एग्रीकल्चर लाइम पाउडर है वो अलग होता है, ये ध्यान रखना है आपको। इस तरीके से 50 किलो के कट्टे आते हैं, ये आप डलवा सकते हो। याद रखना, आयरन की टॉक्सिसिटी की वजह से यहाँ पे ब्रोंजिंग होने लगती है। ये मैंग्रोव का मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो डाल दी थी। ये आपके मिनरल डिपॉजिट जो हैं, जेरोसाइड जिसे हम बोलते हैं, वो है। और ये आपका सॉइल की फ़ोटो हो गई, एसिड सल्फेट सॉइल की फ़ोटो, ठीक है।